गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सॉरी, कोहरा इतना ज्यादा है और अभी सोकर उठकर आ रहा हूं। मेरी फ्लाइट रात को करीब 1 बजे 1:30 बजे आई है। 1 बजे के आसपास मैं दिल्ली पहुंचा हूं। घर आते आते लगभग 2:15 हुए हैं। सोते सोते लगभग 3 साढ़े 3 बज गए और अभी उठा हूं और चला आ रहा हूं। इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष मंगलमय हो। 2024 आपके लिए ढेर सारी सफलता लेकर आए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। गुड आफ्टरनून। हम लोग क्लास शुरू करें बच्चा लोग? बच्चा पार्टी क्लास शुरू किया जाए। बच्चा पार्टी क्लास शुरू किया जाए। बच्चा पार्टी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बच्चा पार्टी क्लास शुरू किया जाए। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, सब कुछ ओके है? चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं। हम लोग सोशल जस्टिस का खंड पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं, अभी और कुछ दिन पढ़ेंगे। जिसमें समाज के कमजोर तबकों के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। इस संदर्भ में एक ओवरऑल ब्रीफिंग हम लोग कर चुके हैं पिछले 3-4 क्लास में। इसमें ग्लोबली सोशल जस्टिस हम लोगों ने चर्चा किया, तो इंडिया के कंटेस्ट में सोशल जस्टिस पे हम लोगों ने चर्चा किया, और फिर समाज के अति संवेदनशील वर्ग के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इसको हम लोगों ने देखा। इस क्रम में अभी हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को देखा है, और फिर दूसरा अति संवेदनशील वर्ग हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति को पढ़ना शुरू किया। और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा जनजाति, आदिम जाति, मानव समाज के उद्विकास क्रम में सबसे पिछड़ा समुदाय, और इनको भी हमारा संविधान एक कमजोर तबका मानता है, हमारी सरकार एक कमजोर तबका मानती है, और इनके लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने हेतु भी सरकार ने कई स्तरों पर प्रयास किया है। इस संदर्भ में समाज अनुसूचित जनजाति का अर्थ, परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और फिर
अनुसूचित जनजाति के लिए हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी हम लोगों ने देखा। अपनी सरकार की क्या पॉलिसी रही है, ये भी हम लोगों ने देखा। और फिर आपकी स्क्रीन पर है उनके लिए, उनके रक्षोपाय के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर प्रयास देखेंगे और कुछ अधिनियम के स्तर पर प्रयास देखेंगे कि समय समय पर हमारे संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार हमारी सरकार कानून का निर्माण करके जनजातियों के रक्षोपाय के लिए प्रयास करती रही है। यही है संवैधानिक और वैधानिक प्रयास। इस संदर्भ में हम लोग सबसे पहले एक बार ब्रीफ कर देते हैं बच्चा, इसके बाद फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग अपने संविधान में देखते हैं। तो संविधान में जो जनरल फंडामेंटल राइट्स है, तो भारत के सभी लोगों के लिए है, तो भारत की जनजातियों के लिए भी है। स्पेशली आर्टिकल 15, 16 आरक्षण की बात करता है और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। 19 आदि के द्वारा इनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आप हमारे संविधान के आर्टिकल 46 पे जाएंगे, जो नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और संविधान इनके माध्यम से, इन विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करवाए, उपलब्ध करवाए, उनकी रक्षा करे। और इसी संदर्भ में आर्टिकल 46 है जो कहता है कि समाज का जो कमजोर तबका है उसके लिए राज्य विशेष प्रयास करे, स्पेशली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करे, स्पेशली जनजाति और अनुसूचित जाति। तो ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 46 के प्रोविजन हो गए। इसके बाद कुछ और अनुच्छेद हैं जिसके माध्यम से स्पेशली इनके लिए प्रयास किया गया है। हम अगर क्रम से देखेंगे तो 164 है, 244 है, 275 है, 330 है, 332 है, 335 है, 338 है। जितने भी अनुच्छेद का नाम हमने लिया है वो आपके दिमाग में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े हैं, बट एक एक लाइन में ब्रीफ कर देता हूं। आपका संविधान का आर्टिकल 330, 332 और 335 आप पढ़ चुके होंगे। क्रमशः लोकसभा में, विधानसभा में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 332 जो है वो विधानसभा में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 335 जो है वो सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। राइट। आर्टिकल 164 जो है बच्चा, ये कहता है कि इनके लिए एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाएगी जो इनकी देखभाल करेगा, जो इनके संरक्षण से जुड़ा हुआ होगा। और इसी से संबंधित एक आर्टिकल 338 है, 338, जो कहता है कि जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। और आप देखते होंगे कि इसी अनुच्छेद के तहत समय समय पर आयोग की स्थापना की जाती रही है। इसके बाद आर्टिकल 275 जो है वो जनजातियों के विकास के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान करता है। आर्टिकल 275 जनजातियों के विकास के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान करता है। उनको विशेष अनुदान दिया जाएगा ताकि उनके विकास को तीव्र किया जा सके। आपके संविधान में एक आर्टिकल 244 है, यह अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसी में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि जहां पर जो राज्य में जनजातियां बहुल मात्रा में विद्यमान है, जनजातीय जो बहुल क्षेत्र है, उनको 5th शेड्यूल में शामिल करके उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। या जिन राज्यों में जनजातियों की बहुलता है, जो जनजाति बहुल राज्य है, उनको 6th शेड्यूल में शामिल करके और जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्र घोषित करके उनके लिए विशेष प्रशासन का प्रावधान किया जाएगा। तो अगर हम ट्राइबल
इंपावरमेंट की बात करें, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें, जनजातियों के रक्षोपाय और बेहतरी की बात करें, तो आर्टिकल 244 उनके रक्षोपाय के लिए एक प्रमुख प्रावधान है। इसकी भी चर्चा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद उनके लिए अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो उनके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। आपने पढ़ा होगा 1992 में 93 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति अधिनियम पारित किया गया और 93 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ये आयोग जनजाति और जाति के लिए, दोनों के लिए था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। बट 2003 में अलग अलग कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। और मैंने आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ाया था कि ये आयोग की जो प्रोविजन है वो लगभग सभी आयोग के हैं, वो अनुसूचित जनजाति आयोग का हो चाहे वो महिला आयोग का हो, सबके लिए लागू हो जाएगा। उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है सरकार के द्वारा, उनका समीक्षा करना, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ उपाय सुझाना, उनके डेवलपमेंट पर रिसर्च करना, रिसर्च का रिपोर्ट देना, रिपोर्ट के आधार पर उनके लिए कुछ सब सुझाव देना ताकि उनका और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। उनकी शिकायतों को सुनना, संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत करके उनको समाप्त करवाना, समय समय पर उनके रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना, ये सारी की सारी चीजें आयोग की जिम्मेदारी है। और ये आयोग एक प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के रक्षोपाय के लिए एक प्रमुख संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इनके डेवलपमेंट को तीव्र करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। आपको याद होगा अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के जो कार्य है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के भी वही कार्य है, यानी उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनको स्किल्ड करना, उनको सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण संभव बनाया जा सके, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, सारे के सारे इसके कार्य हैं। एक लंबे समय से जनजातियों के वन अधिकार की मांग चर्चा में थी, उनकी मांग की जा रही थी। पीछे भी मैंने कई क्लास में कहा, इंडियन सोसाइटी की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कैसे अंग्रेजों ने कानून बना करके वन भूमि पर राज्य के अधिकार को स्थापित कर लिया और जनजातियों को वन भूमि से वंचित कर दिया। 1952 में जो वन नीति बनाई गई भारत सरकार की, उस वन नीति में भी वन भूमि पर, वनों पर जनजातियों के स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। इसके लिए बहुत विशेष कुछ नहीं किया गया। 1958 में जो जवाहरलाल नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत था, उसमें उन्होंने कहा, पांचवां सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, मतलब छुट्टियों के पहले, उसमें था ना कि वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व को स्वीकार किया जाए। इसके बाद 1988 में दूसरी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी सरकार द्वारा बनाई गई और उसमें जाकर के इस बात को स्वीकार किया गया, आफ्टर 30 ईयर्स, वन भूमि पर जनजातियों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट के काम के लिए जब वन भूमि को एक्वायर किया जाता था तो जनजातियां विस्थापन का सामना करती थी, जनजातियों को विस्थापित कर दिया जाता था। भारतीय समाज में मैं विस्थापन का टॉपिक पढ़ा चुका हूं, भूमि अधिग्रहण कानून पढ़ा चुका हूं। और जब जनजातियों को विस्थापन किया जाता था तो उनको मुआवजा नहीं मिलता था, क्योंकि वन भूमि पर उनके स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। वन भूमि सरकार की भूमि थी, वन भूमि पर सरकार का स्वामित्व था। इसलिए विकास परियोजनाओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी समुदाय को हुआ तो जनजातीय समुदाय था। बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीन को एक्वायर किया गया, खास करके 1991 के बाद। इनका खामियाजा भी जनजातियों को ही भुगतना पड़ा। माइनिंग के लिए जमीन एक्वायर किया गया, खास करके 1991 के बाद जब औद्योगिकरण तीव्र हुआ तो, और जब भी जमीन को एक्वायर किया गया जनजातियां विस्थापित हो गई। तो
जब 1988 में इस बात को स्वीकार किया गया, तब भी होते 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 फाइनली 2006 में एक वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया और वन अधिकार अधिनियम पारित करके वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया गया। उसमें प्रोविजन कर दिया गया कि अब वन पर अगर सरकार कोई विकास परियोजनाएं चलाती है और वन को एक्वायर करती है तो उसका मुआवजा उस क्षेत्र की जनजातियों को मिलेगा, दिया जाएगा। जनजातियां मुआवजा पाने का हकदार होगी। वन अधिकार अधिनियम में वन पर स्वामित्व का जो अधिकार दिया गया थोड़ा अलग टाइप का था। स्वामित्व का अधिकार का मतलब जनजातियां पेड़ को बेच नहीं सकती, बट उस इलाके पर जो भी क्षेत्र उसका होगा वहां पर उसका अधिकार होगा, स्वामित्व का अधिकार होगा। का मतलब हुआ कि अगर जमीन सरकार देगी तो उनको मुआवजा देगी। वो अधिकार उनके पुत्रों को हस्तांतरित हो जाएगा, लेकिन वो अधिकार अन्यों को हस्तांतरित नहीं होगा कि वो किसी दोस्त मित्र या गैर जनजातियों को हस्तांतरित कर दे, बेच दे, खरीद दे। ऐसा वो नहीं कर सकते, जैसा सामान्य भूमि के संदर्भ में होता है। हमारी आपकी अगर जमीन है और जमीन पर हमारा स्वामित्व का अधिकार है तो हम किसी दूसरे को बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का स्वामित्व का अधिकार वन भूमि पर जनजातियों को नहीं दिया गया। लेकिन अगर सरकार वन भूमि को एक्वायर कर रही है तो मुआवजा पाने का अधिकार, उस वन भूमि को उपयोग करने का अधिकार, ताकि उस पर अपनी आजीविका को चला सके, ये सारे के सारे अधिकार दिए गए। जब हम लोग एक बार इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। जनजातियों के रक्षाएं और बेहतरी के लिए कुछ इस तरह के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान किए गए। हमारे तहसील के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा कि जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित रखते हुए उनको विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया। 5th शेड्यूल में प्रोविजन किया गया कि अगर केंद्र सरकार का कोई भी कानून केंद्र या राज्य का अनुसूचित क्षेत्रों पर अगर लागू होता है और राज्यपाल को यदि लगता है तो उस कानून को लागू होने से रोक सकता है। राज्यपाल को यदि लगता है कि इस कानून से जनजातीय पहचान खतरे में पड़ जाएगी तो राज्यपाल उस कानून को लागू होने से रोक सकता है। राज्यपाल को यदि लगता है कि इस कानून से, केंद्र और राज्य के द्वारा बनाई हुई कानून से, जो शेड्यूल्ड एरिया है जहां पर जनजातियों की बहुलता है वहां उनका विकास दुष्प्रभावित होगा, तो राज्यपाल उस कानून को लागू होने से रोक सकता है। यही नहीं, राज्यपाल विनियम और अधिसूचना के द्वारा कानून का निर्माण भी उन क्षेत्र के लिए कर सकता है। ये राज्यपाल को विशेष विधायी अधिकार दिया गया 5th शेड्यूल के लिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। आर्टिकल 244 के तहत जो 6th शेड्यूल का प्रोविजन है, मिजोरम के लिए, असम के लिए, मेघालय के लिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए प्रोविजन किया गया है। त्रिपुरा के लिए, जिन राज्यों में जनजातियों की बहुलता है वहां तो प्रोविजन है कि केंद्र और राज्य का कोई कानून वहां लागू होगा ही नहीं। केंद्र और राज्य द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जनजातीय क्षेत्र में, याद रखिएगा 5th शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया, 6th शेड्यूल का संबंध ट्राइबल एरिया से। ट्राइबल एरिया में केंद्र और राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून लागू नहीं होगा। जब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्यपाल परमिट न करे। राज्यपाल को अगर लग रहा है कि लागू होने से जनजातियों की पहचान पर कोई खतरा नहीं है, जनजातियों के डेवलपमेंट पर कोई खतरा नहीं है, तो लागू होने दे सकता। वहां के लिए प्रोविजन किया गया कि वहां एक स्वायत्त परिषद होगा जनजातियों का। एक तरह से समझ लो कि छोटा सा विधानसभा होगा जनजातियों का। एक राज्य के अंदर राज्य समझ सकते हो। जिला स्तर पर स्वायत्त परिषद हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर 4, 5, 6, 7 जिला को मिलाकर के क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्त परिषद हो सकता है। जिस क्षेत्र में वो जनजातियां रहती है, जैसे असम में आप देखोगे कि असम के नॉर्थ में भूटान से लगे हुए एरिया में बोडो जनजाति रहती है। अब जिस क्षेत्र में जनजातियां रहती है उस क्षेत्र का एक स्वायत्त परिषद बना दिया गया। स्वायत्त परिषद में उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, स्वायत्त परिषद का चुनाव होगा। चुनाव में के लोग बोडो ही चुनाव लड़ सकते हैं, उसी जनजाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुन करके उस परिषद में आएंगे, जैसे विधायक, एमएलए विधानसभा में आते हैं,
और फिर परिषद अपने क्षेत्र के लिए अलग से कानून बनाएंगे। तो असम में, लेकिन असम राज्य का कानून वहां लागू नहीं होगा, केंद्र का कानून वहां लागू नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि जनजातियों की पहचान को संरक्षित रखते हुए उनके विकास का प्रयास किया जाए। और इसी संदर्भ में कुछ घटना घटी थी बच्चा, मैं कभी चर्चा करूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप में जब वहां के कुछ टूरिस्ट लोग आए और वहां जाकर के उनके कुछ फोटोग्राफ, उनके कल्चर से संबंधित उनके नग्न तस्वीरें यूरोप में ले जाकर के उन्होंने प्रकाशित करवा दिया। जाकर के सरकार ने एक विनियम बनाया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संशोधन विनियम, मूल आदिवासियों का संरक्षण और स्पेशली जारवा जनजाति के लिए एक बफर जोन घोषित किया ताकि उस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं आ सके, उनकी जनजातीय पहचान को संरक्षित रखा जा सके। अंडमान निकोबार में कई जनजातियों को उनकी पहचान को संरक्षित रखने का सरकार प्रयास कर रही है। एकीकरण की नीति यही है ना कि उनकी पहचान को बनाए रखते हुए विकास की प्रक्रिया में उनको शामिल करना। दो 2013 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जब बनाया गया, उसमें जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का सबसे बड़ा खामियाजा जनजातियों को भुगतना पड़ रहा था। सरकार ने महसूस किया कि आजादी के 40 वर्ष बीतने के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार जारी है। उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए, ये भी है बेहतरी के लिए प्रयास, रक्षोपाय के लिए प्रयास, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए SC ST अत्याचार निरोधक नियम बनाए गए, कानून बनाया गया एक 1989 में। 2018 में इसको संशोधित किया गया और SC ST पर अगर आप कोई गैर SC ST अत्याचार करता है तो उसके विरुद्ध कानून को सख्त किया गया ताकि SC और ST पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। इस तरीके से जनजातियों के रक्षोपाय के लिए संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर अलग अलग समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसको हम लोग एक राउंड लिख लेते हैं और तब फिर हम लोग इसका मूल्यांकन या समीक्षा करेंगे। ठीक है, आप लोग लिखना शुरू कीजिए। आपका हेडिंग है जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। पहला पॉइंट अनुच्छेद 16, बस एक एक ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि हर आर्टिकल को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है। हमारा बस प्रयास यही है कि संवैधानिक और वैधानिक प्रयास में क्या क्या किया गया। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ते हैं, वहां पर उसके टेक्निकल पार्ट को आप पढ़ रहे हैं। यहां पर हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम उनको जनजातीय रक्षोपाय के संदर्भ में किए गए प्रयासों को देखेंगे, हम सामाजिक न्याय के संदर्भ में इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखने का प्रयास करेंगे। ये याद रहे, हर पेपर का पर्पस अलग होता है। वही चीजें अगर हम सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे हमारा अप्रोच अलग होगा, वही चीजें हम इंडियन सोसाइटी में पढ़ेंगे हमारा अप्रोच अलग होगा, वही चीजें हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे हमारा अप्रोच अलग होगा, बट चीजें वही है। अनुच्छेद 15, 16, 19 आदि द्वारा कुछ निश्चित अधिकारों का संरक्षण, कुछ निश्चित अधिकारों का संरक्षण। एक पॉइंट दे सकते हैं, डॉट पॉइंट ही दे दो बच्चा, या दे दो नंबरिंग कर दो, ज्यादा बेटर है। दूसरा है आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 डैश जनजातियों हेतु विशेष प्रयास का प्रावधान। जनजातियों हेतु विशेष प्रयास का प्रावधान।
पॉइंट नंबर 3, अनुच्छेद 330, 332 एवं 335, 335 डैश क्रमशः लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 डैश जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। जनजातियों के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, आर्टिकल 338, 338 अनुच्छेद 338 डैश जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। नंबर 6, आर्टिकल 244, 244 अनुच्छेद 244 डैश अनुसूचित क्षेत्र ब्रैकेट में 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र ब्रैकेट में 5वीं अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र ब्रैकेट में 6ठी अनुसूची, ब्रैकेट में 6ठी अनुसूची ब्रैकेट बंद के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। पॉइंट नंबर 6, आर्टिकल 275 अनुच्छेद 275 डैश जनजातीय विकास हेतु, जनजातीय विकास हेतु जनजातीय विकास हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान। जनजातीय विकास हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान।
जनजातीय विकास हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान। 7 पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना डैश 1993 1993 और 2003 2003। पॉइंट नंबर 8, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना। के बारे में बता चुका हूं मैं क्या क्या करता है, और वही अल्पसंख्यक का ही पैटर्न अगर ध्यान में रखोगे तो आराम से इसको कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, वन अधिकार अधिनियम 2006। पॉइंट नंबर 9, वन अधिकार अधिनियम 2006। पॉइंट नंबर 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूल आदिवासियों का संरक्षण ब्रैकेट बंद। संशोधन विनियम डैश 2012 2012। पॉइंट नंबर 11, भूमि अधिग्रहण। पॉइंट नंबर 11 है, लिखो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 2013 कर चुके हैं। इस एक्ट के बारे में हम लोग इंडियन सोसाइटी में मैं डिटेल्स पढ़ा चुका हूं। पॉइंट नंबर 12, SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम। SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में पहली बार बना था। बीच में काफी हंगामा हुआ था, इस पर एक क्लास में अलग से आपको दे दूंगा। काफी हंगामा हुआ था, फिर 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर लगातार उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और इस कानून को और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम डैश 1989 डैश 2018 2018। ठीक है, ये सब संवैधानिक और वैधानिक प्रयास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, लोकतंत्र को अपनाया, जब देश आजाद हुआ तो हुआ कि कैसी शासन प्रणाली हमारी होनी चाहिए,
वह कि स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। और ये राजनीतिक व्यवस्था है राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र। हमने डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में अडॉप्ट किया, जहां जनता के हित में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करेंगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करेंगे और वही जनता के हित में काम करेंगे। जनता का हित क्या है, इसके लिए संविधान लिखा गया। संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में जनता के हित को स्थापित किया गया। जो संविधान में मौलिक अधिकार है वही जनता का हित है। और फिर नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राज्य को निर्देश दिया गया कि हे राज्य, तुम्हारा काम है जनता के हित को ध्यान में रखना, जनता के हित को संरक्षित रखना, जनता के हित को प्रदान करवाना, जो जनता का हित इस मौलिक अधिकार में सन्निहित है। और फिर इसी को केंद्र में रख करके संविधान के अन्य अनुच्छेद का निर्माण किया गया, अन्य आर्टिकल्स का निर्माण किया गया। और फिर समय समय पर इसी को केंद्र में रख करके कानून का निर्माण किया गया। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि अगर कोई कानून बनाया जाता है और लगता है कि नहीं वो संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत है, तो लोग उस कानून को चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ने पर उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर देती है। वो कानून रद्द कर दिया जाता है, लोकसभा द्वारा बनाया हुआ कानून रद्द कर दिया जाता है, सरकार का कानून रद्द कर दिया जाता है। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम मूल संविधान के विपरीत जाकर के कुछ या हट के थोड़ा सा कानून बनाना है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से बेसिक पहले संविधान में जो कुछ भी जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए प्रयास किया गया, उसको हम लोगों ने देखा। सारे के सारे मौलिक अधिकार सबके लिए है, जनजातियों के लिए भी है। स्पेशली 46 जो है वो जनजातियों के लिए स्पेशल है। आरक्षण वाला प्रोविजन 16 में है, 46 में विशेष प्रयास करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके बाद अलग अलग अनुच्छेदों में जनजातियों के विशेष प्रयास के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया, उसको फिर हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने जनजातियों के रक्षोपाय के लिए कुछ आयोग, कुछ निकाय का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक में पढ़ा, जनजातियों के लिए जनजाति में पढ़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। उनके विकास की गति को तीव्र करने के लिए वित्त और विकास निगम का गठन किया गया। ये सब संस्थाएं हैं, निकाय हैं, आयोग हैं, समितियां हैं, जिनके माध्यम से जनजातियों की बेहतरी के लिए, जनजातियों के रक्षोपाय के लिए प्रयास किया जाता रहा और किया जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर कानून बना करके, वन अधिकार अधिनियम बना करके उनकी बेहतरी के लिए प्रयास किया गया। वन भूमि पर उनके स्वामित्व को अधिकार दिया गया। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में जनजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया गया। जनजातियां इस भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं के कारण सफर न करे ज्यादा। जनजातियों पर होने वाले अत्याचार निवारण के लिए अलग से कानून बनाया गया। तो समय समय पर जनजातियों के बेहतरी के लिए, जनजातियों के रक्षोपाय के लिए ये सब संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए हैं, जिनके माध्यम से आज जनजातियों का रक्षोपाय जारी है और जनजातियों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा, जनजातियों को सामाजिक न्याय से युक्त विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा। ये है, अब आप बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दीजिए और एक हेडिंग डालिए, मूल्यांकन एवं सुझाव। मूल्यांकन एवं सुझाव। मूल्यांकन एवं सुझाव। आपने लिख लिया। अब याद कीजिएगा, संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों के लिए हम लोग किस तरह का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में हम देखते हैं कि जो प्रयास किए गए उसका कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। हुआ है तो लाभ दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ है,
दिखाते हैं क्यों नहीं हुआ है। तीसरा डायमेंशन, हम कारणों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। जनजातियों के विकास के लिए जो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए, जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए जो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए, वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा? उनके कारणों को खोजने का हम प्रयास करते हैं। तीसरा डायमेंशन है, और इन्हीं सब जगहों से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और फिर यहीं से एक सुझाव का पहलू बनता है। फिर क्या किया जाना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, जनजातियों के बेहतरी के लिए, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास को सफल बनाने के लिए? एक 4 डायमेंशन बच्चा यहां पर हमारा बनेगा। जब 4 डायमेंशन बनेगा तो एक आउटलाइन बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए जो ऊपर संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए वो सफल रहे हैं। इनसे जनजातियों का रक्षोपाय संभव हुआ है, जनजातियों की बेहतरी संभव हुई है, जनजातियों को आरक्षण मिला है, इससे जनजातियों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठने का अवसर उपलब्ध हुआ है। जनजातियां जंगलों और पहाड़ों से बाहर आई है, विकास की मुख्य धारा में शामिल हुई है। आयोग बनाकर के जनजातियों के द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा संभव हुई है, उसमें निहित कमियों को आइडेंटिफाई करना संभव हुआ है, और उन कमियों को दूर करके जनजातीय विकास और जनजातियों के रक्षोपाय की गति को तीव्र करना संभव हुआ है। जनजातियों के लिए वित्त और विकास निगम जो बनाए गए, इससे भी जनजातियों के विकास में गति आई है, खास करके आर्थिक विकास में। वन अधिकार अधिनियम पारित कर देने से जनजातियों का वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हुआ है, जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। जनजातियों के शैक्षिक विकास से उनमें अवेयरनेस आया है। आज जनजातियां हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। कई जगहों पर मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई है, कई जगहों पर मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री बनकर बैठी हुई है। अब वो जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली, पत्ता पहनने वाली पिछड़े समुदाय के अंग के रूप में विद्यमान नहीं है। विकास के 75 वर्षों में इन्हीं सब प्रावधानों के कारण जनजातियों का विकास संभव हुआ है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में जो जनजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया गया, इससे इन विकास परियोजनाओं के कारण जो जनजातियां सफर कर रही थी उसमें कमी आई है। जनजातियों का रक्षोपाय संभव हुआ है। CST एक्ट बनाकर के जनजातियों पर होने वाले अत्याचार को रोका जाना संभव हुआ। इस तरीके से हम तमाम तरह के अलग अलग, दिमाग में अगर अलग अलग लेकर के आते हैं बच्चा, तो अलग अलग हम समीक्षा करेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे भी आगे। शेड्यूल और 6 शेड्यूल के प्रोविजन से भी उनका रक्षोपाय संभव हुआ है। ये सब सफलता के बिंदु है। बट फिर एक दूसरा पार्ट भी है, फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। आज भी अगर हम भारत के विकास की बात करें तो सामान्य दर से जनजातीय विकास की दर धीमी है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो जनजातियों में सामान्य शिक्षा के स्तर से शिक्षा का स्तर निम्न है। सरकारी नौकरी में इनका अनुपात कम है। विकास की प्रक्रिया में अभी भी ये पिछड़े हैं। आज भी ये जनजातियां पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित की जाती है, यानी 75 वर्ष की इस विकास यात्रा में भी ये मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाई है। इस तरीके से हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है कि बहुत सारे बिंदु, कमियां की चर्चा कर सकते हैं। और फिर डायमेंशन आता है कि क्यों हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। तो बच्चा इसको हम 2 पार्ट में करके लिख सकते हैं। अगर अपेक्षित लक्ष्य से दूर है पूछा जाए तो एक जनरल और जनरल हर जगह लागू होगा। अल्पसंख्यक पर भी हम लोगों ने लागू किया, महिला पर भी हम लोग लागू करेंगे। और जनरल में क्या है? संविधान और कानून में अस्पष्टता। याद करो, संविधान और कानून में अस्पष्टता पहला पॉइंट, इसे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारे संविधान की जो आलोचना की जाती है वो यही है कि अस्पष्टता है, बहुत कुछ चीजें क्लियर नहीं है। आज भी शेड्यूल ट्राइब का डिफिनेशन क्लियर नहीं है। इसके चलते समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को क्लियरिटी लानी पड़ती है।
लेट लतीफ, जटिल और महंगी न्याय व्यवस्था। लेट लतीफ, महंगी और जटिल न्याय व्यवस्था, जिसके कारण जनजातियां इन संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाती, नहीं ले पाती है। कौन इतना दिन केस लड़ेगा, कौन कोर्ट का चक्कर काटेगा? उनके लिए संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय के प्रावधान हैं, बट उसका लाभ वो नहीं ले पाती है। तीसरा पॉइंट याद करो, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? इन संविधान और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, भ्रष्टाचार, ये एक पॉइंट था। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एक चौथा पॉइंट भी था कि अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक संरचना के स्तर पर कमियां, पॉलिसी बनाते समय, पॉलिसी पढ़ते समय हम लोगों ने हर स्तर पर कमी दिखी थी। सामाजिक संरचना के स्तर पर कमियां, अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त गरीबी, इसके कारण वो कानून का लाभ नहीं दे पाते हैं। ऐसा होगा तब तो केस लड़ेंगे। अत्याचारों को सहते हैं लेकिन अत्याचार करने वालों के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा पाते, कोर्ट का चक्कर नहीं लगा पाते। शिक्षा, जिसके कारण बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके रक्षोपाय और बेहतरी के लिए क्या क्या हमारे संविधान में कानूनी प्रावधान किए गए, संवैधानिक प्रावधान किए गए, या क्या क्या समय समय पर कानून बना करके उनके रक्षोपाय के लिए प्रयास किया गया। शिक्षा, जागरूकता का अभाव, ये एक जनरल कमियां है। बच्चा, जनजातियों में भी अपने को अलग थलग रखने की प्रवृत्ति होती है, जो जनरल कमियां, जिनके कारण पिछले 75 वर्षों से जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए जो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, वो अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाई। इन संवैधानिक और वैधानिक प्रयास के मार्ग की ये बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। जब तक इनको दूर नहीं किया जा सकता है, जाता है, तब तक संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो इसी संदर्भ में सुझाव बन जाएगा, पीछे भी हम लोगों ने बनाया था। और फिर कुछ कमियां स्पेसिफिक भी हम लोग कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रावधान। हम पाते हैं कि 6th शेड्यूल में कम कमी है, बट 5th शेड्यूल में बहुत सारी कमियां हैं। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कुछ विशेष कमियां हैं, जिसको अलग अलग मैं टॉपिक बना करके आपको एक बार ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अपेक्षा करी जाती है कि आप इसको पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, अलग से एक टॉपिक बना दूंगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, और आपको नोट्स दे दूंगा, आपको ब्रीफिंग करा दूंगा, समझा दूंगा, दिमाग में इंजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार चर्चा इस पर हो जाएगा तो रिवीजन हो जाएगा आपका, और प्लस हम सोशल जस्टिस के कंटेस्ट में, ट्राइब्स की कंटेस्ट में इन प्रोविजन को देख लेंगे, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रावधान में निहित कमियां। फिर दोनों स्तरों पर हम सुझाव दे सकते हैं। सुझाव में फिर वही देंगे हम, संविधान और कानून में यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाए, इनमें भी जटिलता को दूर किया जाए, जुडिशियरी सिस्टम में ढेर सारे जजों की नियुक्ति की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाए, त्वरित न्याय व्यवस्था को स्थापित की जाए, गरीब जनजातियों के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था को स्थापित की जाए। वो बेचारे कहां से इसका लाभ ले पाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जुडिशियरी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी में शिक्षा का प्रसार किया जाए, कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। और यही नहीं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनको भी चाहिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन कानूनी प्रावधानों को लागू करें। हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए, और खास करके विशेष संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अगर हमें सुझाव देना है, वन अधिकार अधिनियम स्पेशली पूछेगा तो हमारा सुझाव अलग होगा, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रावधान स्पेशली पूछेगा तो हमारा सुझाव अलग होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अगर पूछेगा तो इसका हमारा सुझाव अलग होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने एक अलग से टॉपिक आपको बना दिया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके क्या प्रोविजन है, उसके क्या वर्क है। ठीक है, उस पर जब हम लोग अलग से देख लेंगे तो हम लोग इसको करते चलेंगे, और वहीं पर अलग अलग हम लोग इन लोगों के लिए सुझाव देते चलेंगे। ठीक है बच्चा,
तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का टॉपिक एक अलग हम लोग कर लेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का टॉपिक एक अलग कर लेंगे। 2 टॉपिक इसको हम एक अलग से मैं आपको समझा दूंगा। वन अधिकार अधिनियम एक अलग टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। भूमि अधिग्रहण में जो प्रोविजन स्पेशल किया गया है वो अलग से टॉपिक हमारा हो जाएगा, और SC/ST एक्ट जो है हमारा अलग से टॉपिक हो जाएगा। एक स्पेशल टॉपिक है, इसको मैं अलग से करते चलेंगे, लेकिन इन जनरल हमारा जनरल टॉपिक जो है जनजातियों की बेहतरी और रक्षोपाय के लिए किए गए वैधानिक, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, उसका मूल्यांकन और समीक्षा हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है बच्चा। ठीक है, तो चलिए नीचे की तरफ एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। मूल्यांकन और सुझाव। फर्स्ट, उपलब्धियां, स्मॉल ई उपलब्धियां। देखिए निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिए, जो लिखा गया है उसको नहीं। निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों से जनजातियों के रक्षोपाय और बेहतरी संभव हुई है, और उनके जीवन स्तर में सुधार, उनके जीवन स्तर में सुधार, उनके शिक्षा के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि, आदि संभव हुआ है। ठीक है, स्मॉल बी लिखिए, स्मॉल बी कमियां, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं, डैश, क्योंकि एक नंबर पॉइंट, संविधान एवं कानून में अस्पष्टता। मैं सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा हूं बच्चा, ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े, बस केवल पॉइंट हम लोग लिखते जा रहे हैं। संविधान एवं कानून में अस्पष्टता, ये सारे पॉइंट पीछे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, माइनॉरिटी वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, लेट लतीफ, जटिल एवं महंगी न्याय व्यवस्था, लेट लतीफ, जटिल एवं महंगी न्याय व्यवस्था। तीसरा पॉइंट, एसटी में गरीबी, अशिक्षा, एवं जागरूकता का अभाव,
चौथा पॉइंट, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। पॉइंट नंबर 5, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। पॉइंट नंबर 6, एक पॉइंट अलग से दे दो आप, ये भी एक पॉइंट दिया जाता है, जनजातियों में स्वयं को अलग थलग एवं संरक्षित रखने की प्रवृत्ति। जनजातियों को में स्वयं को अलग थलग एवं संरक्षित रखने की प्रवृत्ति, ये भी कहीं ना कहीं अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का एक कारण रहा है। प्रारंभिक दिनों में तो 1950 के बाद 60, 70, 80 तक काफी दिनों तक जनजातियां इस विकास की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होना चाहती थी, न वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी, न आधुनिक विकास से जुड़े तत्वों को वो अपनाना चाहती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है। 7 नंबर पॉइंट दीजिए, विशेष कानूनी प्रावधानों में निहित कमियां। विशेष कानूनी प्रावधानों में निहित कमियां। विशेष कानूनी प्रावधानों में निहित कमियां। डैश जैसे 5वीं अनुसूची, जैसे 5वीं अनुसूची के प्रावधान में निहित कमियां। जैसे 5वीं अनुसूची के प्रावधान में निहित कमियां। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कमियां आदि, इस पर अलग जगह पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इतनी गहराई में नहीं जाना है, बट हम लोग जाएंगे, और हम लोग लगभग बहुत नहीं जाएंगे, बट हम लोग इतना जाएंगे जितना से कि हमारा रेंज बना रहे और हम लोग आंसर को पकड़ने की स्थिति में रहे। ठीक है, अब एक डायमेंशन होता है सुझाव का, तो नीचे की तरफ एरो दीजिए और एरो देकर के लिखिए स्मॉल सी, सुझाव। स्मॉल सी, सुझाव। या यहां पर सुझाव में स्मॉल सी देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही दे दीजिए एरो खींच करके सुझाव। और सुझाव को भी हम लोग 2 लेवल पर देंगे। एक सुझाव वो हो जाएगा बच्चा कि जो सामान्य कानूनी प्रावधान है, संविधान में निहित अस्पष्टता को दूर किया जाए, जटिलता को दूर किया जाए। तो महंगी और दिलीट लतीफ न्याय व्यवस्था है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके त्वरित न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। गरीब जनजातियों, एक जनरल है, ये हर जगह लागू होगा। महिलाओं के लिए भी किए गए संवैधानिक और वैधानिक प्रयास में लागू होगा। अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय और बेहतरी के लिए किए गए संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों में लागू होगा। हर जगह जहां समीक्षा करेंगे वहां सुझाव में लागू होगा। एक सामान्य कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव, एक जनरल, ये हर जगह जाएगा। दूसरा, विशेष कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल वाले प्रावधान जो है उसके लिए सुझाव अलग होगा। वन अधिकार अधिनियम के लिए संदर्भ में सुझाव अलग होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में सुझाव अलग होगा। स्पेसिफिक उस पर फोकस्ड होकर के हम उसकी समीक्षा और सुझाव करेंगे, तो अलग अलग जगहों पर हम देख लेंगे, इसलिए उसको हम यहां लिखेंगे नहीं, बस इंडिकेट कर देंगे। तो स्मॉल ए, सामान्य कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव।
सामान्य कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव। पॉइंट नंबर 1, संविधान एवं कानून का यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाए। संविधान एवं कानून का यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाए और इसमें निहित जटिलता को समाप्त किया जाए। और इसमें निहित जटिलता को समाप्त किया जाए। सेकेंड पॉइंट, न्याय व्यवस्था से संबंधित और संरचना का विस्तार किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। ढेर सारे जजों की नियुक्ति की जाए। बहुत सारे केस पेंडिंग है बच्चा, हमारे पास जितने केस पेंडिंग है उस केस को क्लियर करने के लिए कम से कम 3 लाख से अधिक जजों की नियुक्ति जरूरी है। इसलिए किसी केस में फैसला होने में 10-10 साल, 20-20 साल लग जाता है। तो न्याय व्यवस्था से संबंधित और संरचना का विस्तार किया जाए और त्वरित न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। त्वरित न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। त्वरित न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। तीसरा पॉइंट, गरीब जनजातियों हेतु निःशुल्क न्याय प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए। गरीब जनजातियों हेतु निःशुल्क न्याय प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए। अगला, जनजातियों में एक पॉइंट है, जनजातियों में शिक्षा के प्रसार द्वारा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए। फिफ्थ पॉइंट, भ्रष्टाचार मुक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। भ्रष्टाचार मुक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए। ये हो गया सामान्य सुझाव और ये सामान्य सुझाव हम हर जगह यूज करेंगे। स्मॉल बी में आप लिखिए विशेष, यहां हम केवल इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, विशेष संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में सुझाव। विशेष संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में सुझाव। डैश, जैसे जैसे 5वीं एवं 6ठी अनुसूची, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित सुझाव। 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित सुझाव। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सुझाव, कॉमा देकर के लिख दो। सुझाव अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे। अब प्रश्न का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सुझाव, कॉमा
वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सुझाव, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सुझाव आदि। ये है बच्चा आपका अति संवेदनशील वर्ग, अनुसूचित जनजाति, उनका परिभाषा, भारत में उनका पॉपुलेशन, भारत में टोटल पॉपुलेशन की कंटेस्ट में उनका परसेंटेज ध्यान में। फिर अनुसूचित जनजातियों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा, अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजी शासन काल में और उसके बाद। फिर उनसे जुड़ी समस्याओं की हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। अनुसूचित जनजातियां क्यों कमजोर है, क्यों अति संवेदनशील है, क्यों बेचारा है, उनके बेचारापन का क्या कारण है, क्या स्वरूप है उनके बेचारापन का, शिक्षा के संदर्भ में पिछड़ी है, विकास के संदर्भ में पिछड़ी है, आदि 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 आदि। हम उसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों के अति संवेदनशीलता का स्वरूप। अति संवेदनशील समुदाय में जब हम उनको चिन्हित करते हैं तो अति संवेदनशीलता का क्या स्वरूप है उनका। समस्याओं को पढ़ा हम लोगों ने, समस्याओं के कारणों को भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा और समझा, और फिर हम आए उनके लिए प्रयास। सबसे पहले हम आ गए नीतिगत प्रयास पर, और हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजी शासन काल में जनजातीय विकास की क्या पॉलिसी थी, पृथक्करण की नीति और सातवीकरण की नीति, और फिर दोनों की हम लोगों ने समीक्षा कर दी। औपनिवेशिक शासनकाल में 2023 में इस पर सवाल पूछा है बच्चा, औपनिवेशिक शासनकाल में जनजातियों की नीति क्या थी और उसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी। यहां हम लोगों ने औपनिवेशिक शासनकाल में ट्राइबल पॉलिसी को देखा, अंग्रेजी सरकार की ट्राइबल पॉलिसी को देखा, एसिमिलेशन पॉलिसी और आइसोलेशन पॉलिसी को देखा। फिर उनमें निहित कमियों को भी हम लोगों ने देखा। एसिमिलेशन पॉलिसी उनकी आइडेंटिटी को खत्म करके मर्ज करने पर बल दे रही थी, जो कहीं से भी उचित नहीं था। हजारों वर्ष से भारतीय जनजातियां अपनी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए भारत में विद्यमान रही है। और अपनी पहचान को खो करके उनको मर्ज करना न तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, न ही हमारी ऐतिहासिकता से मेल खाती है, न ही व्यवहार में संभव है। और पृथक्करण की नीति की भी हमने आलोचना की कि भाई वो मनुष्य है, जानवर नहीं है। उनको मुख्य समाज से बिल्कुल अलग थलग करके जानवरों की तरह नेशनल पार्क बना करके संरक्षित किया जाए। दोनों की आलोचना के बाद हमने आजाद भारत की ट्राइबल पॉलिसी की चर्चा की, इंटीग्रेशन पॉलिसी की चर्चा की, और हमने इंटीग्रेशन पॉलिसी को जस्टिफाई किया। वो सही है, हमारे संविधान से मैच करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, विविधता में एकता के आदर्शों के अनुरूप है, जहां उनकी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए उनके विकास पर बल दिया गया। संदर्भ में हमने नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत को संदर्भित किया, चर्चा की, और इस तरह से भारत सरकार की ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी को समझा। और फिर हम आए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए प्रयास, या ट्राइबल के रक्षोपाय के लिए प्रयास, जनजातियों के विकास के लिए प्रयास, जनजातियों के रक्षोपाय के लिए प्रयास। और जनजातियों के रक्षोपाय और बेहतरी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की चर्चा की। हमारे संविधान में उनकी बेहतरी के लिए क्या प्रयास किया गया, और हमेशा याद रखिएगा कि उनकी विविधता, उनकी पहचान को बनाए रखते हुए हमारा संविधान भी उनकी बेहतरी की बात करता है। चाहे 5th शेड्यूल का प्रोविजन हो, चाहे 6th शेड्यूल का प्रोविजन हो, चाहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जनजाति, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात हो, चाहे उनके लिए वित्त और विकास निगम की बात हो, कौशल विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया। तो इस संदर्भ में संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय पर हम लोगों ने एक नजर डाली। दो पॉइंट केवल हमने अपने संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों की चर्चा की, 330, 332, 335 की चर्चा की हम लोगों ने, 164 की चर्चा की हम लोगों ने, 275 की चर्चा की हम लोगों ने, 244 की चर्चा की हम लोगों ने, 338 की चर्चा की हम लोगों ने, और कहा कि यह है हमारे संविधान के अनुच्छेद, जिन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान
जनजातियों के लिए विशेष रक्षोपाय और बेहतरी के प्रयास का प्रावधान किया गया। इस संदर्भ में क्या क्या किया गया, अलग अलग कानून की हम लोगों ने चर्चा की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय जनजाति आयोग बनाया गया। मैं बार बार अल्पसंख्यक निकल रहा है मुंह से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जो उनके विकास के लिए किए गए, उनके बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करती है, सुझाव देती है। इसके अलावा हम लोगों ने वन अधिकार अधिनियम की चर्चा की, SC/ST एक्ट की चर्चा की, भूमि अधिग्रहण कानून में उनके लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा की। पहले कर चुके, हमने केवल इंडिकेट किया आपको। फिर हम लोगों ने एक समीक्षा की कि निश्चित रूप से जो प्रयास किया गया, आजादी के 75-76 वर्ष बीत चुके हैं, इन प्रयासों से जनजातियों का, जो भारतीय समाज का एक कमजोर तबका है, जनजातियों को न्याय मिला है, जनजातियों की बेहतरी संभव हुई है, जनजातियों का रक्षोपाय संभव हुआ है, उनको शोषण से रक्षोपाय संभव हुआ है, उनके विरुद्ध अत्याचार से रक्षोपाय संभव हुआ है, वन भूमि पर उनके अधिकार की प्राप्ति संभव हुई है, उनका शिक्षा विकास, उनका आर्थिक विकास, उनका कौशल विकास संभव हुआ है, वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हुई है काफी हद तक। फिर भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। जो होना चाहिए नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक जनरल जो कमी है, कारण है, उसकी हम लोगों ने चर्चा की और कुछ विशेष प्रावधानों में भी हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया कि क्या क्या कमी है, और उसको हम लोगों ने कहा कि हम लोग आगे अलग अलग जगहों पर देखेंगे, और आगे अलग अलग जगहों पर हम विशेष प्रावधान डिटेल नहीं जाएंगे बच्चा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं पढ़ना। कहीं ना कहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं कम लूंगा, लेकिन एक बार समझ लो तो रिवीजन करा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ लिया, पॉलिटी में आपने पढ़ लिया, तो मेरे साथ आकर के एक बार रिवीजन कर लो, तो लिखने से हम बचेंगे, लेकिन हम आपको इसका PDF दे देंगे। इस पेज पे जाइए और एक फ्रेश टॉपिक बनाइए, आपके साथ इस पेज और फ्रेश टॉपिक बनाइए। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन एक आपका टॉपिक है बच्चा। 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान, 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान। पांचवी और 6ठी अनुसूची के प्रावधान। ठीक है, आपने बना लिया 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सामाजिक न्याय हमारे संविधान के केंद्र में था, हमारे संविधान का आदर्श था। संविधान हमारा सामाजिक न्याय से युक्त विकास पर बल दे रहा था, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महसूस किया कि मानव समाज के उद्विकास क्रम में एक समुदाय है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। इसको आदिवासी कहा जाता है, आदिम जाति कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, और इस समुदाय की बेहतरी और रक्षोपाय के लिए कुछ किया जाना चाहिए। भारत में इनकी आबादी लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है। कुल पॉपुलेशन का लगभग 8.5% हिस्सा है। जंगलों और पहाड़ों में रहती है। भारत में इनका वितरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुपात में है। कुछ राज्यों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, कुछ राज्यों में बहुत कम मात्रा में है, तो कुछ राज्यों में है ही नहीं। जिन राज्यों में है ही नहीं वहां पर चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जहां पर एक बहुत कम मात्रा में या जहां पर किसी क्षेत्र विशेष में फैली हुई, अगर एक राज्य है, राज्य की आबादी 10 करोड़ है, या हम अगर कहें तो 10 करोड़ वयस्क लोग हैं जो वोट देते हैं, और 10 करोड़ में से मात्र 20 लाख जनजातियां, तो निश्चित रूप से 9 करोड़ 80 लाख लोग गैर जनजाति के लोग हैं। गैर जनजाति के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचेंगे, गैर जनजाति के लोग मंत्री बनेंगे, गैर जनजाति के लोग विभिन्न पदों पर काबिज होंगे। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार की नीतियां, हमारे सरकार के कार्यक्रम गैर जनजातियों के पक्ष में आएगा।
और कहीं ना कहीं जनजातियों की उपेक्षा होगी। तो वैसे इलाके में जनजातियों की उपेक्षा न हो, इसके लिए कुछ अलग से प्रोविजन होना चाहिए। मान लीजिए किसी राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में जनजातियां बहुत ज्यादा मात्रा में, उनके रक्षोपाय के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगर किसी राज्य में पूरा जनजाति बहुल राज्य है, तो उनके लिए अलग से कुछ विशेष प्रोविजन किया जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सब कुछ सोच करके आर्टिकल 244 के तहत कुछ प्रोविजन किया गया। ये क्या प्रोविजन किया गया? प्रोविजन ये किया गया कि जिन राज्यों में किसी क्षेत्र विशेष में जनजाति की बहुलता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई राज्य है जैसे छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र विशेष में कोई जनजातियों की बहुलता है, इनको हम शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देंगे। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके अभी मैं आपके दिमाग में इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि लिखवाना नहीं है, पीडीएफ देना है, पहले आप इसको समझने का प्रयास करें। मान लो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और यहां पर जनजातीय आबादी है, झारखंड है, जनजातीय आबादी है। अब जहां पर जनजातीय आबादी है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ऐसे इलाके को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो जो उसके कुछ क्षेत्र है उसको हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके और उनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत ले आए। और 5th शेड्यूल के अंतर्गत ले आए। हमारे संविधान में आप पढ़ चुके हो, कई अनुसूची अलग अलग शेड्यूल है। 5th शेड्यूल के अंतर्गत ला करके हम लोगों ने उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रयास किया, विशेष व्यवस्था करी। क्या व्यवस्था करी? इसको हम 5th शेड्यूल वाले एरिया कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, तो जनजातीय बहुल राज्य, इनको जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह ट्राइबल एरिया, और इनको 6th शेड्यूल में शामिल किया गया और इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ये क्या है विशेष प्रावधान 5th शेड्यूल का और क्या है विशेष प्रावधान 6th शेड्यूल का, ये हम देखते हैं। ध्यान से सुनना आप। जो शेड्यूल्ड एरिया के लिए प्रोविजन है 5th शेड्यूल, वो है कि केंद्र या राज्य का कोई भी कानून, सबसे पहले तो उस एरिया में राज्यपाल को जनजातियों के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। जनजातियों को उनके संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसको प्रदान करवाते हुए उनके विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनका रक्षोपाय किया जाए। ये राज्य सरकार की नहीं बल्कि ये राज्यपाल की, एक तरह से केंद्र की है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल उस राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखेगा कि जो जनजातीय क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहां की जनजातियों को का विकास प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, जनजातीय विकास नीति के अकॉर्डिंगली उनका विकास हो रहा है कि नहीं, उनको संरक्षित रखते हुए, उनकी पहचान को बनाए रखते हुए उनका विकास हो रहा है कि नहीं, सब देखने की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ का कोई राज्यपाल है, वो गैर जनजाति है, वो कैसे समझ पाएगा? इसके लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी, प्रोविजन है 5th शेड्यूल वाले में। एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी, उस सलाहकार परिषद में जनजातीय लोग ही शामिल होंगे और जनजातीय लोगों को पता होगा कि केंद्र या राज्य का कोई भी कानून या विकास की कोई विक्रम जनजातीय विकास नीति के विपरीत है या उसके अनुरूप है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह लेगा, सलाह लेकर के जनजातीय विकास के संबंधित बातों को समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता रहेगा। ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है। केंद्र या राज्य का कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, वो कानून उस क्षेत्र में लागू हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह लेने के बाद ऐसा महसूस करता है, जनजातीय सलाहकार परिषद उसे सलाह देती है, यह जो कानून है ये केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो शेड्यूल्ड एरिया में जनजातियों के हितों के प्रतिकूल है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो उस क्षेत्र में कानून को लागू होने से रोक सकता है। रिपीट, राज्यपाल को यह अधिकार है कि उस क्षेत्र में कानून को लागू होने से रोक सकता है।
यही नहीं, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचना के माध्यम से कुछ विधायी अधिकार भी दिए गए हैं। विधायी अधिकार का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, यानी उस क्षेत्र के लिए राज्यपाल कानून भी बना सकता है, अधिसूचना के रूप में या विनियम के रूप में कानून का निर्माण कर सकता है। इस तरीके से किसी भी राज्य के उस क्षेत्र में जहां जनजातियों की बहुलता होती है, वहां जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए ये विशेष प्रावधान किया गया, इस कॉल्ड फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन, शेड्यूल्ड एरिया प्रोविजन या प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरिया। चलते हैं सिक्स शेड्यूल, प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट। वहां पर थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। वहां पर है कि जो जनजाति बहुल राज्य है उनको जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और वहां पर अब केंद्र या राज्य का कोई कानून लागू ही नहीं होगा उस क्षेत्र में जब तक कि राज्यपाल परमिट न करे। अब फिफ्थ में क्या है, कानून लागू हो जाएगा लेकिन राज्यपाल चाहे तो रोक सकता है। वहां है कि कानून लागू नहीं होगा, राज्यपाल चाहे तो लागू कर नहीं सकता। अगर राज्यपाल को लगता है कि इस कानून से ट्राइबल इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो राज्यपाल कानून को लागू होने दे सकता है। इस तरह से वहां पर ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद वहां पर स्वायत्त परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जहां पर जो जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का एक स्वायत्त परिषद होगा। अब मेघालय चले जाओ, गारो का अपना स्वायत्त परिषद है, खासी का अपना स्वायत्त परिषद है, जयंतिया का अपना स्वायत्त परिषद है, और इस स्वायत्त परिषद में कानून बनाने तक का इनको अधिकार है। तो स्वायत्त परिषद में जनजातियां ही रहती है। गारो का स्वायत्त परिषद में गारो जनजातियां होगी, खासी के स्वायत्त परिषद में खासी जनजातियां होगी। मान लो वहां पर 12 विवाह करने का प्रोविजन, 10 विवाह करने का प्रोविजन, उनका प्रथा परंपरा, उनकी सांस्कृतिक पहचान है, तो अपने कानून के माध्यम से अपनी पहचान को प्रोटेक्ट कर सकती है, पहचान को बनाए रख सकती है। इस तरीके से फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली ट्राइबल के आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए उनके डेवलपमेंट को प्रसारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान माना जाता है। यही है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन। एक नजर हम लोग डालते हैं, भूमिका हमने ले दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जनजातियां एक कमजोर समुदाय के रूप में विद्यमान थी। एक बार हम रीडिंग डाल देते हैं बच्चा, जिनके सशक्तिकरण हेतु कई संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास किए गए, जिनमें 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान प्रमुख है। 5वीं अनुसूची क्या कहता है? अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास और इनके प्रशासन के लिए इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके उनके लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनमें विशेष प्रावधान किया गया। जैसे पहला, राज्यपाल को विशेष विधायी अधिकार दिया गया, अधिसूचना द्वारा कानून बनाने का तथा विनियम द्वारा जनजातियों की रक्षा और विकास हेतु विधान निर्माण करने का अधिकार। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का प्रावधान किया गया। तीसरा है, जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर है? कानून बनाने का अधिकार, विधान निर्माण का अधिकार, राज्यपाल को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का प्रावधान और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके इनके सलाह से इनके विकास पर नजर रखने का प्रावधान। सिक्स शेड्यूल में क्या है? सिक्स शेड्यूल मैंने बताया आपका मेघालय में है, असम में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है। ये सब जो जगह है बच्चा, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, बोडोलैंड, ये सब जगह है जहां पर की स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है। ठीक है? दीमा हसाओ, करबी आंगलोंग। 244(2) में जनजातीय बहुल राज्यों को 6ठी अनुसूची में शामिल करके और उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित करके उनके विकास हेतु विशेष प्रयास करने का प्रावधान किया गया है असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में। जैसे जनजातीय क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों के संदर्भ में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति को स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र परिषद के माध्यम से स्व व्यवस्था की शक्ति प्राप्त प्रदान की गई है। ये अपना व्यवस्था खुद कर सकते हैं, अपना कानून खुद बना सकते हैं।
संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कानून इन क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होगा, बल्कि राज्यपाल की अधिसूचना के पश्चात लागू होगा। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का हम लोगों ने मूल्यांकन भी यहां पर मैंने कर दिया है, और मूल्यांकन में यही किया है कि टेक्निकली 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन लागू है नॉर्थ ईस्ट में, वो काफी हद तक सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होने का कारण सबसे बड़ा है बच्चा कि जहां जहां जनजातियों का स्वायत्त परिषद बनाया गया, वहां पर जनजातियों ने ही स्वयं अपनी स्वयं व्यवस्था की। अब जहां विकास की प्रक्रिया में जनजातियां स्वयं भागीदार रही, कानून निर्माण स्वयं जनजातियों ने अपने क्षेत्र के लिए किया, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए अपना कानून बनाया। वहां पर जनजातियों का विकास उनकी मर्जी से हुआ, जनजातियों का विकास उनकी पहचान को बनाए रखते हुए हुआ, और जनजातियां चूंकि विकास की प्रक्रिया में सहभागी रही, इसलिए जो भी विकास हुआ उससे जनजातियां संतुष्ट रही, असंतुष्ट नहीं हुई। वहां पर गैर जनजातियों के द्वारा उनका विकास नहीं किया गया, जनजातियों के द्वारा उनका विकास हुआ। इसलिए कहा जाता है कि 6th शेड्यूल के प्रोविजन काफी हद तक सबसे सक्सेसफुल रहा। लेकिन जहां 5th शेड्यूल का प्रोविजन है, जहां 5th शेड्यूल का प्रोविजन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राज्यों में, यहां पर ये बहुत सफल नहीं रहा। सफल नहीं रहने के पीछे का कारण, राज्यपाल को बहुत ज्यादा शक्ति तो होती नहीं है, राज्यपाल एक पुतला मात्र होता है। परिणाम क्या हुआ, राज्यपाल भी को भी पता है कि हम पुतला हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव क्यों हो। राज्यपाल ने बहुत रुचि नहीं दिखाई, वहां के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को बहुत सहयोग नहीं दिया। 2 पॉइंट, राज्यपाल ने रुचि नहीं दिखाई, मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को समय समय पर सहयोग नहीं दिया, क्योंकि पावर मंत्रिमंडल के पास है। राज्यपाल ने प्रॉपरली रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजी। जब समीक्षा की गई 5th शेड्यूल की, तो यही पाया गया कि राज्यपाल ने बहुत रुचि नहीं दिखाई। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं भेजी, उदासीन चल रहा जैसे भी चल रहा। जनजातीय सलाहकार परिषद का सलाह नहीं दिया गया, राज्यपाल ने सलाह लेना उचित नहीं समझा। राज्य का कोई भी कानून या केंद्र का कोई भी कानून लागू होता है तो लागू होने दिया गया। विधान निर्माण में भी राज्यपाल ने रुचि नहीं दिखाई। परिणाम ये हुआ कि यहां पर जनजातियों का जो डेवलपमेंट हुआ, एक तो डेवलपमेंट की गति धीमी रही, डेवलपमेंट में जनजातियों का पार्टिसिपेशन संभव नहीं हो पाया। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहा, उनमें जनजातियों के पहचान को संरक्षित रखने पर विशेष बल नहीं दिया गया। परिणाम, यहां जनजातीय विकास अपेक्षित लक्ष्य से बहुत दूर रहा, और इस जनजातीय विकास का अपेक्षित लक्ष्य से दूर होना जनजातियों में असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण रहा। जब इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर कोरिलेट करूंगा कि इन्हीं सब असंतोष ने जनजातियों को नक्सली बनने के लिए विवश किया। इन्हीं सब असंतोष ने जनजातियों को उग्रवादी बनने के लिए विवश किया। जनजातियां असंतुष्ट थी, विकास की मुख्य धारा से बाहर थी, और कुछ नक्सली संगठनों ने, वामपंथी उग्रवादी नेताओं ने आकर के उन जनजातियों को मोटिवेट किया और उनको उग्रवादी गतिविधियों में शामिल कर लिया। जो वामपंथी उग्रवाद है, उस उग्रवाद का कारण, एक बहुत बड़ा कारण है इस क्षेत्र का पिछड़ना, और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है क्षेत्र के विकास की जो हमारी पॉलिसी रही, शेड्यूल के जो प्रोविजन रहे, प्रॉपर तरीके से जो लागू नहीं किया जाना रहा, ये सब कुछ, ये सारी चीजें हम लोग इसकी समीक्षा में लिखेंगे, और समीक्षा में लिख करके हम कुछ सुझाव देंगे। तो अब हम सुझाव हम 6th शेड्यूल का भी देंगे बच्चा। 6th शेड्यूल का इस संदर्भ में सुझाव देंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आगे कभी इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं असम ले जाऊंगा, असम के बोडो एरिया में ले जाऊंगा, मैं वहां पर बोडो प्रॉब्लम पे डिस्कशन करूंगा। बोडो एक जनजातीय समुदाय है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में, खास करके भूटान का मैप अगर आपने देखा होगा, असम के साथ लगा हुआ है, असम के नॉर्थ में, तो भूटान से सटा हुआ जो इलाका है उसमें एक बोडो नाम की जनजाति रहती है, और बोडो जनजातियां अपनी पहचान को लेकर के काफी सक्रिय रही, बोडो जनजातियां अपने विकास को लेकर के काफी सक्रिय रही। बोडो जनजातियों ने काफी हद तक अपने राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए आंदोलन किया कि उनको अलग राज्य दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनको अलग राज्य नहीं दिया। और 1993 में, इन 1993, इसी 6th शेड्यूल के तहत उनको एक अलग स्वायत्त परिषद बना दिया गया, जिसको बोडो पर्वतीय परिषद के नाम से जाना जाता है, और थोड़ा अधिकार दिया, राइट, ताकि वो अपना विकास अपने करें।
बट जो अधिकार मिला उनको उससे संतुष्ट नहीं रही और कुछ गुट जो थे वो और अधिकार की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन करते रहे। फाइनली बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स उस गुट का नाम था, बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के साथ 2003 में एक बार फिर से सरकार का समझौता होता, एक और साइन होता है। 1993 में आबसू के साथ एक और साइन हुआ, एक अलग संगठन था, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, और कुछ और संगठनों के साथ मिलकर के सरकार का एक संगठन बनता है, उनको स्वायत्तता दी जाती है। कम अधिकार दिए जाने के कारण और अधिकार की मांग के कारण एक अलग गुट, इसका नाम बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, उसने एक हिंसक आंदोलन जब शुरू किया तो उसके साथ फिर से एक और साइन होता है 2003 में, और फिर उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, इसमें भी पूरा अधिकार नहीं दिया। फिर कुछ गुट असंतुष्ट रहे, फिर उन्होंने अपना जन आंदोलन जारी रखा और फाइनली 2020 में 2020 में फिर से एक बोडो एक और साइन होता है। रिपीट, फिर से एक बोडो एक और साइन होता है। जनवरी की बात है, जनवरी 2020 की बात है। बोडो एकॉर्ड में उस स्वायत्त परिषद को कुछ और अधिकार दिए जाते हैं। टॉपिक के रूप में मैं एक बार पढ़ाऊंगा तो आपका कंसेप्ट वहां क्लियर होगा। अब 6 शेड्यूल के प्रावधान की जो आलोचना की जाती है वो यही की जाती है कि भैया पहले ही ये सारा अधिकार आप दे दिए होते तो पिछले 30-40 सालों तक आंदोलन और हिंसा नहीं होती, जनजाति असंतुष्ट नहीं होती, वहां उग्रवाद नहीं फैला होता, अपने टुकड़ों में क्यों दिया? तो 6 शेड्यूल में जो स्वायत्त परिषद बनाया गया उनको अधिकार टुकड़ों में दिया जाता रहा। जो एक कमी थी 6 शेड्यूल के प्रोविजन की, उसको एग्जीक्यूट करने की कमी थी, हम कह सकते। 5th शेड्यूल की कमी तो मैंने कही दी, राज्यपाल द्वारा समय समय पर रिपोर्ट नहीं देना, राज्यपाल का उदासीन होना, जो मंत्रिमंडल है वहां पर राज्य सरकार जो है उनका सहयोगी रुख नहीं होना, जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह नहीं लिया जाना, ठीक है, आदि आदि 5th शेड्यूल की कमियां। और फिर उसी कंटेस्ट में हम कुछ सुझाव दे देते हैं। तो उपलब्धियां मुख्यतः 6ठी अनुसूची के संदर्भ में उपलब्धियों की चर्चा कर देंगे। जहां जहां 6ठी अनुसूची का चित्र रहा वहां पर ये प्रोविजन काफी हद तक सफल रहा और ये प्रोविजन के तहत जनजातियों की बेहतरी काफी हद तक संभव हुई, जनजातियों का विकास काफी हद तक संभव हुआ, जनजातियों का रक्षोपाय काफी हद तक संभव हुआ। कमियां मुख्यतः 5th शेड्यूल के संदर्भ में फलतः अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर, क्योंकि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां केवल नाम मात्र की रही, एक पुतले के रूप में, और कई मामलों में वह मंत्री परिषद पर निर्भर रहा, संबंधित विभाग पर निर्भर रहा और राष्ट्रपति पर निर्भर रहा, जिसके चलते राज्यपाल रुचि नहीं लिया। राज्यपाल द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं देना, विभाग द्वारा मशीनी तरीके से रिपोर्ट तैयार करना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, जिसके कारण 5th शेड्यूल को सफल नहीं माना जाता है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह नहीं लिया जाना और बिना जनजातीय आवश्यकताओं को समझे जनजातीय विकास का प्रयास करना। तक जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह नहीं लिया जाएगा तब तक जनजातियों की क्या जरूरतें हैं, उनके विकास की क्या, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये समझ नहीं हो पाएगी। ये इसकी कमी रही। जनजातीय विकास और प्रशासन में क्षेत्रीय जनजातियों की समुचित सहभागिता और नियंत्रण का अभाव रहा। 6 शेड्यूल में स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है और विकास का काम उस स्वायत्त परिषद को दे दिया जाता है। उस परिषद में जनजातियां होती है, वही जनजातियां होती है। गारो स्वायत्त परिषद में गारो जनजातियां हैं, बोडो में बोडो जनजातियां हैं, और जनजातियां चूंकि खुद अपना विकास करती है। जैसे पंचायती राज में क्या है, ग्राम पंचायत जब विकास की प्रक्रिया में शामिल है तो उसके माध्यम से गांव के लोग शामिल हो जाते हैं। तो जनजातियां जब शामिल होती है तो उनका उसमें पार्टिसिपेशन होने से उनमें संतुष्टि होती है, कम ही सही सेटिस्फाइड है। एक हमारा 4th है समुचित सहभागिता और नियंत्रण का अभाव। 6ठी अनुसूची में स्वायत्त, 6ठी अनुसूची की कुछ कमी, स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र परिषदों को प्रदत्त अधिकार समुचित रूप से नहीं दिया जाना या टुकड़ों में दिया जाना, समुचित रूप से नहीं दिया जाना या टुकड़ों में दिया जाना, इसको मैं समझा चुका हूं, ठीक है।
और एक और कमी हम कहते हैं कि जहां फिफ्थ शेड्यूल का एरिया है वहां पर भी सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन को लागू किया जाना चाहिए, वहां पर भी स्वायत्त परिषद वगैरह का प्रोविजन किया जाना चाहिए। छठी अनुसूची के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं करना और इसे कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित कर देना, ये सब कुछ कमी रही जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल से जुड़ी रही, जिसके कारण फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में जो प्रोविजन है वो अपेक्षित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि फिफ्थ शेड्यूल स्पेशली, सिक्स शेड्यूल ने तो काफी हद तक प्राप्त किया। उनकी एक समीक्षा में हमें सब चीजें लिख सकते हैं। याद रहेगा, हम आराम से ट्राइबल इंपावरमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट या फिर उनके रक्षोपाय और बेहतरी के लिए जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन है और उनकी समीक्षा करने की स्थिति में है। आप भले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हो, वहां पर आप इसके टेक्निकल पार्ट को पढ़ते हो। मैंने बार बार कहा है कि महिला आयोग की क्या क्या टेक्निकल पार्ट है, आप ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट महिलाओं के रक्षोपाय और बेहतरी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। तो हम लोग उसी पहलू को यहां पर देखेंगे। ठीक है, अतः निष्कर्ष है कि यद्यपि दोनों प्रावधान जनजातीय सशक्तिकरण एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल दोनों, लेकिन इनमें छठी अनुसूची का प्रावधान अधिक उपयुक्त एवं सफल रहा है, जिसने विकास की प्रक्रिया में जनजातीय सहभागिता को सुनिश्चित करके विकास में संतुलन को उत्पन्न किया है। और हमने एक डायमेंशन दे दिया, इसको और अधिक सफल बनाने हेतु सुझाव। पहला, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के विकास हेतु जनजातीय सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। ये भी क्लियर है। पांचवी अनुसूची क्लियर है, पहला पॉइंट की नहीं। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के विकास हेतु जनजातीय सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। छठी अनुसूची के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाए, एमपी, छत्तीसगढ़ आदि। राज्यपाल को जनजातीय विकास के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया जाए और मंत्री परिषद पर और विभाग पर इनकी निर्भरता को कम किया जाए। जो कमी है वही सुझाव होगा। अनुसूचित क्षेत्र ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया हेतु राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने और जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह लेने संबंधी प्रावधानों को व्यवहार में लागू किया जाए, जो राज्यपाल नहीं करता है। और स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के अधिकारों को समुचित रूप से प्रदान किया जाए, टुकड़ों में प्रदान नहीं किया जाए। टुकड़ों में प्रदान नहीं किया जाए। क्लियर बच्चा? ये है आपका, एक नजर हमने डाल दिया, केवल ये चीजें मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, बट हमने इसको फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्या है, कैसे आर्टिकल 244 के तहत फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन किया गया और शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के माध्यम से उस क्षेत्र की जनजातियों के रक्षोपाय के लिए विशेष प्रावधान किया गया, विशेष प्रयास किया गया, और इसका क्या आउटपुट हुआ, क्या कमी रही, इसकी समीक्षा भी हम लोगों ने एक नजर डाल ली। और इसी क्रम में हम लोग एक और टॉपिक को देख लेते हैं। आपके सामने है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 2 मिनट का टॉपिक है। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था अल्पसंख्यकों के विकास की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए, इनका विकास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो इनकी निगरानी करे। यही काम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के विकास के संदर्भ में करता है और यही काम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के विकास के संदर्भ में करता है। 1993 में दोनों को एक साथ बनाया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इसको 2003-4 में अलग अलग कर दिया गया और इसका काम यही था जो मैंने बताया पहले भी, कि उनकी समीक्षा करना, नजर रखना, उनकी शिकायतों को सुनना,
रिसर्च करना, अनुसंधान करना, पता लगाना, सुझाव देना। एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। परिचय। अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के उद्देश्य से अनुच्छेद 338 में 338 हम लोगों ने पढ़ा, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। और उसी के तहत उसमें संशोधन करके 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना की गई। 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इन 1993 SC/ST नेशनल SC/ST कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST 1993 में 2004 में अलग कर दिया गया, स्थापना की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य, ध्यान से एक एक पॉइंट को देखो, वही सब है जो मैं कई बार बता चुका हूं। अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए रक्षोपाय की जांच पड़ताल करना और निगरानी करना। जांच पड़ताल करना, समीक्षा करना, निगरानी करना। अनुसूचित जनजाति हेतु किए गए रक्षोपाय का मूल्यांकन करना। अनुसूचित जनजाति से जुड़ी शिकायतों की जांच करना, इस संबंध में उपाय सुझाना और साथ ही साथ अन्य निर्धारित कृत्यों का निर्वहन करना। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स नियमावली 2005 के द्वारा इसमें कुछ अन्य कार्य भी शामिल कर दिए गए। उसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के लिखने की जरूरत नहीं है। यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो अनुसूचित जनजातियों के रक्षोपाय के लिए गठित किया गया और ये आज भी कार्यरत है, क्रियाशील है। ठीक है बच्चा। अब हम अगर इसकी समीक्षा करते हैं तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये आयोग ट्राइबल डेवलपमेंट निश्चित हुआ है, उनका रक्षोपाय संभव हुआ है। आयोग ने समय समय पर समीक्षा करी। आयोग ने ही कहा कि वन अधिकार अधिनियम बनाया जाए, वन अधिकार अधिनियम बनाया गया। आयोग ने ही कहा, सुझाव दिया कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम के संदर्भ में कुछ अलग से जनजातियों के लिए प्रावधान किया जाए, किया गया। आयोग ने ही सुझाव दिया कि SC/ST के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए जाए, कानून बनाया गया। मैंने उसमें कुछ संशोधन किया जाए, संशोधन किया गया। कानून तो 89 में बनाया गया था जब आयोग नहीं था। ध्यान देना, 1993 में SC/ST कमीशन आता है, 89 में ही ये कानून बनाया जाता है, लेकिन उसमें संशोधन के लिए सुझाव दिया गया। जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इनसे हुआ अनुसूचित जनजातियों का रक्षोपाय, बेहतरी, विकास संभव हुआ। फिर भी अपेक्षित लक्ष्य से हम दूर रहे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं आयोग से संबंधित कुछ कमियां उत्तरदायी रही है। तो थोड़ा सा आयोग से संबंधित कुछ कमियों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक दो कमी है, बहुत ज्यादा नहीं है। आयोग जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के कल्याण के लिए राज्यवार, स्टेट वाइज इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है। बात जो केंद्र में मंत्रालय रहे, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सरकार होती है, उसको चाहिए कि आयोग की रिपोर्ट को वैल्यू दे। बट आयोग की रिपोर्ट को सरकार बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है और जनरल रिपोर्ट के समकक्ष मानती है। कहीं ना कहीं जब पावर दिया गया उसको वैल्यू दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका काम है रिपोर्ट दे देना, एग्जीक्यूट करना नहीं। और अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो अन्य संस्थाएं हैं, वो भी आयोग को उतना समर्थन नहीं दे पा रही है जितना कि देना चाहिए। एक चौथा पॉइंट भी हम दे सकते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो अन्य एजेंसियां हैं, चाहे वित्त और विकास निगम हो, डैश डैश डैश, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण भी जो सरकारी काम चलता है उसी तरह का है। ये 4-5 पॉइंट हम लिख सकते हैं आयोग की कमियों के संदर्भ में, और फिर हम 2 लाइन में लिख देंगे कि इन कमियों को दूर करके ही आयोग दक्ष कार्यचालन को संभव बनाया जा सकता है। आयोग के दक्ष कार्यचालन को संभव बनाया जा सकता है। राइट। समीक्षा। निश्चित रूप से इस आयोग के गठन से जनजातीय विकास सुनिश्चित हुआ है। विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006,
भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, 2018 में संशोधन आदि और जनजातियों के रक्षोपाय के लिए विशेष प्रयास आदि संभव हुआ है। पॉजिटिव, बावजूद इसके जनजातीय विकास अपेक्षित लक्ष्य से दूर है और इस हेतु आयोग से जुड़ी खामियां भी उत्तरदायी है। बहुत सारी खामियां उत्तरदायी है, आयोग से जुड़ी खामियां भी उत्तरदायी है। जैसे कुछ पॉइंट्स हमने यहां पर दे दिया है, मतलब हमारा मैटर कंप्लीट है। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है बच्चा, क्या डिमांड है क्वेश्चन का, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली मैंने एक फ्रेम बना दिया है। आप इस फ्रेम में से उस डिमांड के अकॉर्डिंगली आंसर को फ्रेम कर सकते हो, आंसर को तैयार कर सकते हैं। जैसे आयोग द्वारा अनुसूचित जाति संवैधानिक सुरक्षा और कल्याण उपायों का राज्यवार मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को विशेष महत्व नहीं दिया जाना और इसको सामान्य रिपोर्ट की तरह निपटाया जा रहा है। केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रालय और विभिन्न विभागों द्वारा आयोग को अधिकाधिक समर्थन नहीं दिया जाना, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण भी आयोग के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, ये 4-5 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण आयोग का जो बेहतर कार्य होना चाहिए, जो बेहतर आउटपुट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अनुसूचित जनजातियों का विकास अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। ये भी एक कारण है अपेक्षित लक्ष्य से दूर रहने का। सुझाव, उपरोक्त कमियों को दूर करके ही आयोग की कार्यप्रणाली को समुचित स्वरूप दिया जा सकता है और इसको अनुसूचित जनजाति के विकास एवं रक्षोपाय में उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, उपरोक्त के संदर्भ में हम सुझाव, वही वाली चीजें सुझाव में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये है आपका एक आउटलाइन। बाकी मैं आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा। मैं एक बार लगभग ट्राइबल कम्युनिटी के जितने डायमेंशन उस पर मैं नजर डाल रहा हूं। मैंने अपना रेंज काफी बढ़ा दिया है, विस्तारित कर दिया है और मध्य मार्ग अपनाते हुए जो कोर है, मैंने पहले भी कहा था, उसको लिखवाकर जो कोर से पेरीफेरी की चीजें हैं उसका पीडीएफ देकर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही। आज थोड़ा सा थकान है बच्चा, तो आज के बाद हम लोग अब कल से थोड़ा को और ठीक करते हैं। ये है अति संवेदनशील वर्ग अनुसूचित जनजातियों के बेहतरी और रक्षोपाय के लिए किए गए संवैधानिक, वैधानिक, आयोग, निकायगत प्रयास सबका मैंने एक साथ डाल दिया। ठीक है, कल थोड़ी सी चर्चा मैं वन अधिकार अधिनियम पे कर दूंगा। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम को मैं याद दिला दूंगा, जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया था। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो अलग से नहीं, बस थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूंगा। और फिर लास्ट आएगा योजनागत प्रयास, जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है उन पे हम लोग एक नजर डाल देंगे। और मैं जिस तरीके से अल्पसंख्यक मंत्रालय का रिपोर्ट आपको भेजा था, वार्षिक रिपोर्ट, उसी तरीके से जनजातीय कार्य मंत्रालय का भी मैं एक वार्षिक रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। उसी में से जो योजनाएं हैं आप उसको देखते चलेंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा पार्टी। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।